Today's topic in the series of process management is process scheduling algorithm. तो हमने ऑलरेडी प्रोसेसेस क्या थे ये समझ लिया, शेड्यूलिंग क्यूज समझ लिए, शेड्यूलर समझ लिए, सारे हम पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में सबसे पहली जो एल्गोरिथम आती है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें बताती है कि हमें जॉब क्यू से उठाकर किस प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट करना है। ओके, सो एज द नेम सजेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो प्रोसेस पहले आ जाएगी उसे ही हम पहले सीपीयू एलोकेट कर देंगे। एंड इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ एन एल्गोरिथम। नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है ये अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसे समझ लेंगे। अभी एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं नॉन प्रिमिटिव के बारे में कि जो भी प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट हो गई, लेट्स से इफ P1 इज एलोकेटेड टू द सीपीयू and P2 wants the CPU, then P2 can get the CPU only when P1 has completed its execution। मतलब हम P1 को अगर CPU को एलोकेट करा रहे हैं एंड P2 को भी CPU की ज़रूरत है, तो जब तक P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक P2 को CPU नहीं मिल सकता। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिशन। और नॉन प्रिमिशन दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं नॉन फोर्सफुली ऑल्सो, बिकॉज हम फोर्सफुली किसी प्रोसेस को सीपीयू से रिमूव नहीं कर सकते। तो लेट अस लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल्स। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से हमें सॉल्व करना है। अक्सर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रोसेसेस। तो हमारे जॉब क्यू के अंदर P0, P1, P2, P3, P4 दीज 5 प्रोसेसेस आर देयर एंड इनके बर्स्ट टाइम, ये रिस्पेक्टिव बर्स्ट टाइम है 2, 6, 4, 9 एंड 12। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है द टोटल अमाउंट of time that the process is required to get the CPU to execute with the CPU। that means P0 को 2 सेकंड का या जो भी ये यूनिट ऑफ टाइम है उस 2 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए CPU के साथ अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सेम P1 को 6 यूनिट ऑफ टाइम का टाइम चाहिए CPU के साथ अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए। एंड अराइवल टाइम यहाँ पर सारी प्रोसेसेस का 0 है। अराइवल टाइम सारी प्रोसेसेस का 0 होने का मतलब क्या है कि जॉब क्यू के अंदर सारी प्रोसेसेस सेम टाइम पर प्रेजेंट हैं। P0, P1, P2, P3 and P4 they all have arrived in the job queue at the same time। So arrival time यहाँ पर सभी का हमने 0 लिया है। Okay, now we have to calculate with the help of the this फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है टर्न अराउंड टाइम। वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम। ओके, तो हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम। तो इन सारे टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चार्ट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं जैंट चार्ट। वी कॉल दिस चार्ट एज जैंट चार्ट। ये हम क्रिएट करेंगे, ये हम बनाएंगे। वी विल कंस्ट्रक्ट द जैंट चार्ट एंड वी विल देन विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड द कंप्लीशन टाइम। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। All right, so so this is the Gantt chart and it is starting from 0 obviously, क्योंकि अभी हमारे पास हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि एलोकेशन किस तरीके से होगा और कितने सेकंड तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारी एल्गोरिथम है जो कि नॉन प्रिमिटिव टाइप की, और ये हमारे बर्स्ट टाइम है। और अराइवल टाइम यहाँ पर सभी का क्या है 0। तो अगर अराइवल टाइम सबका 0 है दैट मीन्स हमारी 5 प्रोसेसेस जो है वो आ चुके हैं। अब आ चुके हैं तो किस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है, वो क्राइटेरिया क्या होने वाला है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर हम देखें P0, P1, P2, P3, P4 पे सारी एक साथ आई तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट आई एम गेटिंग, द फर्स्ट प्रोसेस दैट आई एम गेटिंग इज P0। सो P0 will start its execution and will start till 2 unit of time।
ओके, सो प्रोसेस P0 हैज़ कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो प्रोसेस आई है दैट इज दी P1 प्रोसेस. नाउ दिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन टिल 2. P1 को चाहिए 6 यूनिट ऑफ टाइम, सो 2 + 6 विल गिव अस टोटल एज 8. Okay, now P1 has also completed its execution. Now P2 को कितना यूनिट ऑफ टाइम चाहिए? 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए. 8 तक हो चुका है. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्या? P2. तो 8 + 4 will give you 12. Okay, so P2 has also completed its execution. Now that's time for P3. P3 को कितना टाइम चाहिए? P3 is requiring 9. So 12 + 9 will be equals to 21. Okay. So 9 + 2 is 11, 1, 21. Okay, next. Ab P3, so how much time is P3 requiring? 21. Next is P4. Okay, so P3 हो गया हमारा. अब P4 is requiring 12 units of time. So 21 + 12 will be equals to 33. So finally ये कहाँ तक रन करेगा हमारा? 33 तक. तो एक बारी और चेक कर लेते हैं. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 0. P0 required 2 unit of time. Then it started at from 2. How much time it this requires? 6 unit of time. So 6 + 2 is 8. 8 + 4. P2 is requiring 4 unit of time. 8 + 4 is 12. And then 12 is requiring 9. So 12 + 9 is nothing but 21. So 21 unit of time. And then P4 is requiring 12 unit of time. So 21 + 12 will give you 33. So this is how our Gantt chart is made. तो एक बार अगर आपने Gantt chart बना लिया तो अब आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में there is no problem. Okay, now let us calculate the next time. जो हमें कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था completion time, हमें कैलकुलेट करना था वेटिंग टाइम और हमें कैलकुलेट करना था टर्न अराउंड टाइम. दीज 3 times वी वर सपोज टू कैलकुलेट. ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ सबसे पहले कंप्लीशन टाइम. तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमेशा आपको राइट हैंड साइड से अपने Gantt चार्ट को देखना है. ठीक है, तो राइट हैंड साइड से जब आप देखना शुरू करेंगे तो द फर्स्ट प्रोसेस दैट यू आर गेटिंग इज लाइक अगर आपको P0 का निकालना है तो स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पर आपको जहाँ भी P0 नज़र आएगा वही उसका कंप्लीशन टाइम है. सो व्हाट इज़ द कंप्लीशन टाइम ऑफ P0? दैट इज़ 2. ओके, नाउ P1 का हमें निकालना है. फिर से राइट साइड से चेक करिए, जहाँ P1 मिल जाएगा वही उसका कंप्लीशन टाइम है, दैट इज़ 8. अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर P2, दैट इज़ 12. एंड फ्रॉम हियर इट इज़ 21. एंड फ्रॉम हियर इट इज़ गोइंग टू बी 33. ओके, नाउ वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है. तो वेटिंग टाइम जो होता है वो आपका होता है, अच्छा पहले हम टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. एंड कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज नथिंग बट दी टर्न अराउंड टाइम. सो हम टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से. सो द टर्न अराउंड टाइम इज गोइंग टू बी द सेम बिकॉज यहाँ पर हमारा अराइवल टाइम क्या है? 0. ओके, नाउ वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका? टर्न अराउंड टाइम, दैट इज द होल दिस टर्न अराउंड टाइम माइनस burst time. So waiting time would be turn around time that we have calculated minus the worst time. So 2 minus 2 that is 0. So obviously देखो यहाँ पर P0 जो है वो फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी जो कि आ गई थी Q के अंदर and the first process that we took for the execution was P0. So it came at 0 and it started its execution also at 0. So इसको जो response मिला वो 0 पे ही मिल गया. That is why इसको बिल्कुल भी wait नहीं करना पड़ा. That is the reason why the waiting time here it is 0. Okay. नाउ नेक्स्ट हम वेटिंग टाइम निकालने वाले हैं किसका? P1 का. P1 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड टाइम अगेन माइनस बर्स्ट टाइम. सो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम? दैट इज 8. सो 8 minus 6 will give you 2. Now 12 minus 4 will give you 8. 21 minus 9, how much it will be? It will be, so 21 minus 9 would be 12. So it will be 12. And then finally 33 minus 12 would be 21. ओके,
तो इतना ही टाइम जो था वो इन्हें इन प्रोसेसेस को अपना यहाँ पर वेट करने के लिए देना पड़ा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द जैंट चार्ट। एंड नाउ अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, इफ इट आस्क यू द एवरेज वेटिंग टाइम और इफ इट इज आस्किंग यू द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली ऐड ऑल दीज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। लाइक अगर आपसे पूछता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सो 33 + 21 + 12 + 8 + 2 will give you 3 + 1 4 to 6 and 10, so that will be 16 1 8 2 10 10 2 12 13 13 14 15 16 16 1, so 2 to 4 and that is 3, so 2 2 4 4 3 7 7 divided by 5 because there are 5 processes, so you can find it out. It will come around 5 ones are 5, 5 fives are 25, 15.2 something will come as the turnaround time, average turnaround time. So this is then this way also you can find the average waiting time also. Okay, let us take another question here. यहाँ पर हमें कह रहा है कि अब यहाँ पर अराइवल टाइम सभी का 0 नहीं है, अराइवल टाइम हैज चेंज फ्रॉम 0 1 2 3 and 4. Now let us draw the Gantt chart of this question and then we will find out all the other timings. So again 0 पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हमारा। अब 0 पर जो हमारी प्रोसेस है वो P0 आ गई है, तो P0 हमारे पास 0 है। व्हाट इज द बर्स्ट टाइम, अगेन इट इज 2, सो इट विल एग्जीक्यूट टिल 2। ओके, P1 उसके बाद, अच्छा जब तक 2 तक एग्जीक्यूट करा है, सो P1 एंड P2 दे बोथ हैव अराइव्ड। इफ यू सी द अराइवल टाइम, तो दो यूनिट ऑफ टाइम तक हमारे पास P1 P2 दोनों आ चुके हैं। लेकिन सिंस द अब P1 और P2 के केस में हमें किसे सेलेक्ट करना है, हमारी एल्गोरिथम कहती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो P1 एंड P2 में से पहले कौन आया, P1, सो ऑब्वियसली P1 विल बी सर्व्ड एंड विल एग्जीक्यूट। सो हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायरिंग, इट इज रिक्वायरिंग 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। सो दिस हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, this has completed its execution. Now P2 अच्छा till 5 see all the processes have arrived, 5 तक सारी आ चुकी हैं, P2 P3 P4। अब इनमें से select कौन सी करेंगे हम, P2, क्योंकि first come first serve। So P2 requires 5 unit of time, so P2 will execute till 10. Now next it is P3, so P3 requires 4 unit of time, so it will execute till 14. Now P4 requires 6 unit of time, so P4 will execute till 20. Okay, so this is how it is being done. So 2 + 3 that is 5, 5 + 5 that is 10, 10 + 4 that is 14 and 14 + 6 is equals to 20. Okay, so this is how the Gantt chart is being constructed. अब next हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे बाकी सारे टाइम। So सबसे पहले completion टाइम निकालते हैं and then we will calculate the turnaround time. ओके, फिर उसके बाद हम वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम, दैट इज द कंप्लीशन टाइम इज व्हाट, वी हैव टू चेक इट फ्रॉम द Gantt चार्ट। राइट हैंड साइड से हमें देखना है, तो फर्स्ट फॉर P0 P1 P0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड वी विल कीप ऑन चेकिंग, व्हेन वी रीच P0 वी आर गेटिंग इट एट 2, so that is the completion time. Again from here we have to check, we are getting it at 5. Again from here we have to check, we are getting it at 10, and here it is 14 and then it is 20. Okay, now completion time minus arrival time will give you turnaround time. So 2 minus 0 that is 2. Okay, so what is the completion turnaround time for process P0, completion time minus arrival time. 5 minus 1 that is 4, this is 10 minus 2 it is 8, 14 minus 3 that is 11 and 20 minus 4 that is 16. Okay, now last is the waiting time we have to calculate. And what is the waiting time? Waiting time is nothing but the turnaround time minus burst time. So 2 minus 2 will give you 0. Obviously see, P0 came at 0 and it got the CPU at 0, so it had to not wait. So first of all the waiting time of P0 will be obviously 0. Okay, next waiting time for P1, it would be turnaround time minus burst time. So 4 minus 3 is giving you 1, so obviously it came at 1 but it got the CPU at 2. So obviously 2 minus 1, 1 पे वो आई और 2 पे उसे CPU मिला, तो उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। नेक्स्ट दैट इज 8 minus 5 that is 3, so it came at so we calculated for P2, so P0 P1 P2 is 2, so it came at 2 and it got the CPU at 5, so it had to wait for
3 seconds, obviously, right? Now 11 minus 4, so it will be 7. So obviously, see, it came at how much? How long we have calculated? We have calculated 2, 4, 8 and then 11. So 11 minus 3. So that is for how long it has to wait. See, P3 आई 10 पर और यहाँ पर ये आई थी 3 पर और उसे CPU मिला 10 पर. So obviously 11 minus 3 will give you 7. Okay, next 16 minus 4 will give you 12. Why? Because it came at 4 and it got, okay, so have we done something wrong? 16 minus 4 will give you 12. So P4 came at 4 and it got the CPU at 14, so it should be 10. Okay, so I have subtracted 16 minus 6. Okay, that this will be 10, right? So 16 minus 6, that is 10. Turnaround time minus burst time will give you 10. So this is the waiting time of the particular question. अब आप average waiting time भी निकाल सकते हैं. 10 plus 7 17, 17 plus 3 is 20, plus 1 is 21, divided by how many processes we have? We have 1, 2, 3, 4 and 5 processes. So this will be around 4.2. Okay, so this is how you can do the question. All right, so yeah, so this was all about the questions. Now let us consider one example. Okay, so we looked at 2 examples of FCFS algorithm. Now एक disadvantage है आपके FCFS algorithm का, जिसको हम बोलते हैं convoy effect. All right, तो समझ लेते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है. पहली बात तो कॉन्वॉय का जो हिंदी मतलब होता है उसको हम बोलते हैं काफिला. तो जैसे कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इफ देयर इज़ एनी VIP एंड अगर उनका काफिला रोड पर जाता है तो व्हाट हैपन्स, जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है उसे सब चारों तरफ से रोक दिया जाता है, सो दैट कि वो जब तक उनका काफिला निकल ना जाए, नो नॉर्मल ट्रैफिक कैन जस्ट ट्रैवल ऑन द रोड. सो व्हाट हैपन्स, जब उनका काफिला निकल रहा है तो बाकी सारे ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है. Okay, so this is how it is exactly the same. The convoy effect in FCFS algorithm is also quite same, and जो इफेक्ट है convoy effect का वो भी सेम होता है कि किसी एक प्रोसेस के कुछ रीजंस की वजह से बाकी सारी प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाती है. तो let us take an example here. Let's see if it is process. We have 3 processes, P0, P1 and P2. Okay, and इनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है. Okay, so they have arrived at like this 0, 1 and 2. Okay, and इनका जो burst time है, let's say it is 25 and let's say इसका 3 and that is 2. Okay, so ये इस तरीके की हमारे पास अरेंजमेंट है कि हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं, इनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है. अब अगर हम जैन चार्ट बनाएं यहाँ पर, तो जैन चार्ट किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले P0 आएगी हमारी यहाँ पे 0 पे एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड rather it will go till 25. Then P1 will be given for how long? It requires only for 3 seconds, so 28, and then it will be P2 and it will be getting till 30. Okay, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज़ कि हो क्या रहा है. See, P1 और P2 दो ऐसी प्रोसेसेस थी जिनका बर्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 था, इससे ज़्यादा उन्हें बर्स्ट टाइम उनका था नहीं. ठीक है, एंड P0 जो थी वो सबसे पहली प्रोसेसेस थी, लेकिन उसको CPU बहुत ज़्यादा बर्स्ट टाइम के लिए चाहिए था. इट रिक्वायर्ड द CPU फॉर 25 यूनिट्स ऑफ टाइम. सो बिकॉज ऑफ दिस FCFS एल्गोरिथम, ओके, वी आर यूजिंग हियर FCFS एल्गोरिथम. तो FCFS का ही ये डिसएडवांटेज है कॉन्वॉय इफेक्ट. वो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोसेसेस जो है वो ज़्यादा बर्स्ट टाइम की पहले आ जाती है तो वो हम CPU को दे देते हैं. उसके एग्जीक्यूशन की वजह से दूसरी प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम बहुत कम है, जो कि बहुत थोड़े टाइम पे अपने आप को टर्मिनेट कर सकती हैं CPU के साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके, वो अननेसेसरीली क्या हो जाती हैं? ब्लॉक. ओके, जो कि आराम से निकल सकती हैं CPU के साथ अपना एग्जीक्यूशन करके, वो अननेसेसरीली ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ सम मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस विच हैज़ टू परफॉर्म इट्स एग्जीक्यूशन प्रायर टू द अदर प्रोसेसेस एज कम्पेयर्ड. ओके, तो ये डिसएडवांटेज है आपका, जिसको हम कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं. ओके, so that's it for today's video. If you liked it, please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.